नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में पहले चरण के खत्म हुए चुनाव प्रचार की, ललन सिंह के बयान पर घिरी एनडीए की। देखेंगे एसआईआर के खिलाफ बंगाल में क्यों मचा बवाल, महाराष्ट्र में क्यों टला बीएमसी का चुनाव। जानेंगे बीजेपी सांसद ने कैसे खोल दी मोदी सरकार की पोल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना सरकार में मोहम्मद अजहरुद्दीन को मिला सार्वजनिक उद्यम और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। हाल ही में ली थी मंत्री पद की शपथ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं अजहरुद्दीन। छत्तीसगढ़ में हुआ भीषण रेल हादसा। बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में हुई टक्कर, 6 लोगों की गई जान। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के बीच ट्रंप ने जोहरान ममदानी को लेकर दी धमकी। कहा अगर वो मेयर बने तो सीमित कर देंगे न्यूयॉर्क के लिए फेडरल फंड, शहर पर मंडरा सकता है आर्थिक संकट। शेयर बाजार में गिरावट, 519 अंकों की गिरावट के साथ 83,459 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 165 अंकों की गिरावट के साथ 25,597 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी दिन हर उम्मीदवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक सक्रिय दिखाई दिए, तो नीतीश और अमित शाह एनडीए के लिए वोट मांगते दिखे। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब बारी मतदाताओं की है, जो गहरी चुप्पी साधे हुए हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 जिलों के 3,75,13,302 मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें से 122 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण में नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में वोट डाले जाएंगे, तो तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर भी मतदान होगा। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होगा। जिन 121 सीटों पर वोटिंग होना है, उस पर 2020 में महागठबंधन को 21 और एनडीए को 59 सीटों पर जीत मिली थी। इस चरण में सबसे ज्यादा 72 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के 24 तो सीपीआई-एमएल के 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की तरफ से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48 और एलजेपीआर के 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ सभाएं की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत 1 साल का पैसा यानी 30,000 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। ये पैसा 14 जनवरी को देंगे। इसके साथ जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी करेंगे। उन्हें 2,000 हर महीने देंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि 20 साल से चल रही खटारा सरकार को इस बार जनता बदल देगी। पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार बिहार के लोग चलाएंगे, कोई गुजराती बिहार की सरकार नहीं चलाएगा। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा भारत के संविधान ने एक व्यक्ति को एक वोट की ताकत दी है, सभी को बराबर अधिकार दिया है, लेकिन मोदी और शाह इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार नहीं हुआ। अगर वोट चोरी नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में होती। बिहार में ऐसा नहीं होगा। बिहार का युवा अब की बार इन्हें रोकेगा। महागठबंधन के लिए लालू यादव ने लगातार दूसरे दिन रोड शो किया। आज लालू फुलवारी शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन के लिए वोट मांगे। तो वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैलियां और रोड शो किए और बिहार में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा किया। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें मोकामा की सीट भी शामिल है, जहां से मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विरोधियों को वोट देने से रोकने की बात कर रहे हैं। विपक्ष ने इसे लेकर चुनाव आयोग को घेर लिया, लेकिन अभी तक ललन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे चुनाव आयोग ही घिरता दिख रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह मतदाताओं को धमका रहे हैं कि वोट देना है तो बीजेपी और जेडीयू को देना है, नहीं तो घर बैठना है। अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि जो एनडीए का वोटर नहीं है, उसे वोटिंग वाले दिन घर से निकलने नहीं देना है। अगर वो वोट डालने के लिए अड़ता है तो उसे साथ लाएं, सामने वोट डलवाने। महागठबंधन को वोट नहीं मिलना चाहिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं।
ललन सिंह मोकामा में आखिरी समय तक डटे रहे। अनंत सिंह जो मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जिन्हें विपक्ष के कार्यकर्ता की जान लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, ललन उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए जनता को धमका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव प्रचार खत्म होने तक ललन सिंह मोकामा में ही डटे रहे। महागठबंधन की तरफ से ललन सिंह का वीडियो पोस्ट किया गया। चुनाव आयोग से सवाल किया गया कि वो चुप्पी कब तोड़ेगा। ललन सिंह को तुरंत चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। आरजेडी ने इसकी शिकायत की तो चुनाव आयोग ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर करा दी, नोटिस भेज दिया, लेकिन चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका, जिसका फायदा उठाते हुए ललन सिंह ने मोकामा में 13 किलोमीटर लंबा रोड शो कर दिया। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो टाइम काट रहा है, क्योंकि पहले चरण का प्रचार भी खत्म हो चुका है। ललन सिंह के दबदबे वाली सीटों का प्रचार खत्म हो गया है। अब अगर उन्हें 24 घंटे या 48 घंटे के लिए प्रचार से रोका भी जाता है तो एनडीए को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में सवाल चुनाव आयोग से किए जा रहे हैं कि अगर ललन सिंह की जगह एनडीए विरोधी कोई नेता होता तो भी क्या चुनाव आयोग का इसी तरह रवैया होता। फिलहाल मोकामा सीट पर तनाव बना हुआ है और चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है। चुनाव आयोग ने ललन सिंह को प्रचार करने से तो नहीं रोका, लेकिन विपक्ष की एसआईआर को लेकर जो डिमांड थी उसे जरूर मानने से इनकार कर दिया। देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके खिलाफ बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गईं। वोटर लिस्ट की छपाई के बाद अब बीएलओ घर घर जाकर मतगणना प्रपत्र भरवाने में जुट गए हैं। ये अभियान भी शुरू हो गया है। 4 दिसंबर तक बीएलओ गणना प्रपत्र भरवाएंगे और 2002-2003 की मतदाता सूची के आधार पर वोटरों की जानकारी की वेरीफाई करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत होते ही इसका विरोध भी देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने मंगलवार को कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च निकाला। टीएमसी का आरोप है कि ये प्रक्रिया बीजेपी के इशारे पर हो रही है और इसका मकसद योग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना है, खासकर उन लोगों को जो बीजेपी विरोधी माने जाते हैं। 2002-2003 की वोटर लिस्ट में भी गलतियां थी, इसलिए उसे आधार बनाना सही नहीं है। टीएमसी नेताओं और समर्थकों ने कोलकाता में अंबेडकर प्रतिमा से लेकर जोड़ासांग को ठाकुरबाड़ी तक जुलूस निकाला, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भी हिस्सा लिया। जुलूस में सभी धर्मों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ममता बनर्जी संविधान की प्रति हाथ में लिए नजर आई। दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी भी इस मुद्दे पर चुनावी आयोग पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नागरिकता और निवास स्थापित करने के लिए जाली दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। पार्टी ने 24 जून के बाद जारी जन प्रमाण पत्रों को स्वीकार न करने और अन्य दस्तावेजों की कड़ी जांच की मांग की है। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने का प्रयास बता रहा है, लेकिन बिहार एसआईआर का मुद्दा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद 12 राज्यों में इस प्रक्रिया को शुरू करना इलेक्शन कमीशन के लिए नई मुसीबत बन गया है। पहले चरण की ही तरह एसआईआर के दूसरे चरण में भी विपक्ष और चुनाव आयोग एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बंगाल में 6 महीने में ही चुनाव होना है और यहाँ एसआईआर बड़ा मुद्दा बन गया है। तो बंगाल से पहले महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र में ये चुनाव तब हो रहा है जब राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो कब होगा महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है, लेकिन मुंबई, पुणे, ठाणे जैसे बड़े नगर निगमों में चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। बीएमसी को लेकर तो लंबे वक्त से विपक्ष चुनाव कराने की डिमांड कर रहा है। विपक्ष चुनाव कराने की डिमांड कर रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीएमसी का चुनाव जनवरी में कराया जा सकता है। लेकिन 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव का ऐलान जरूर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन जमा करने का काम 10 नवंबर से शुरू होगा। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना अगले दिन यानी 3 दिसंबर को होगी। वाघमारे ने कहा कि मतदान 31 अक्टूबर 2025 तक की वोटर लिस्ट के आधार पर कराया जाएगा। निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसके लिए राज्य भर के 13,355 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। यानी विपक्ष जिस मतदाता सूची को फर्जी बता रहा है, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग की डिमांड कर रहा है, उसे चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। वाघमारे ने कहा है कि इन चुनावों में कुल 86,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे। 246 नगर परिषदों में 10 नवनिर्वाचित और 236 पहले ही कार्यकाल समाप्त कर चुके निकाय शामिल हैं। वहीं 42 नगर पंचायतों में 15 नवनिर्वाचित और 27 पुरानी पंचायतें हैं। वाघमारे ने बताया कि अभी 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। इस पर भी जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव पुरानी वोटिंग लिस्ट के आधार पर होंगे।
जिसे विपक्ष फर्जी वोटर लिस्ट बता रहा है। महाविकास अघाड़ी ने तो चुनाव आयोग से डिमांड भी की थी कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सही की जाए, लेकिन उसकी डिमांड खारिज कर दी गई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार प्रहार किया। ठाकरे ने अपने निवास मातोश्री पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने चुनाव आयुक्त को पत्र दिया है और साफ मांग की है कि जब तक वोटरों की संशोधित और साफ सुथरी बिना गलती की लिस्ट तैयार नहीं होती, तब तक निकाय चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयुक्त को पत्र दिया है कि इतना सारा गड़बड़ घोटाला उजागर होने के बाद त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची पर ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग की भ्रष्ट प्रैक्टिस है और वो किसकी नौकरी कर रहे हैं, ये अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। ठाकरे ने सरकार पर जेनजी से डरने का आरोप लगाते हुए पूछा कि 1 जुलाई के बाद मतदान का अधिकार पाने वाले युवा वोट क्यों नहीं डाल पाएंगे। उन्होंने कहा कि परसों एक विशाल मोर्चा निकला जिसमें संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद पहली बार लगभग सभी राजनीतिक दल महाराष्ट्र में एकजुट हुए और उन्होंने सरकार या चुनाव आयोग से जवाब मांगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए अपने एनाकोंडा वाले बयान को दोहराया। ठाकरे ने कहा, शाह एंड कंपनी को लगता है कि शिवसेना खत्म हो गई है, असली एनाकोंडा सब कुछ निगल जाना चाहता है। उस एनाकोंडा का विरोध सिर्फ शिवसेना करती है, इसलिए उसे शिवसेना पसंद नहीं है। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी अब शाखाओं से मतदाता पहचान केंद्र शुरू कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो सो गया वो खत्म हो गया। ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी के इस हमले से बीजेपी और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया है और फिलहाल जिस तरीके से इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया हुआ है, उसको देखकर फिलहाल ये मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। विपक्ष की डिमांड कुछ भी हो, चुनाव आयोग उसे खारिज ही कर देता है। आयोग पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार की पोल खोलने में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद ने तो अपने बयान में केंद्र की नीतियों पर ही सवाल उठा दिए। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। जिस हिस्से में बाढ़ नहीं लग पाई है वहां जल्द ही इसे किया जाएगा। बाढ़ लगाकर ही घुसपैठ को रोका जा सकता है। शाह बंगाल में घुसपैठ के बढ़ने के दावे करते रहे हैं, तो टीएमसी इसे केंद्र सरकार की असफलता बताती रही है। साथ ही बाढ़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी घेरती रही है। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी के साथी ने ही मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम वादा करते हैं कि अगर इस बार हम चुनाव जीतते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच की कांटेदार तार वाली बाढ़ खत्म हो जाएगी। हम पहले एक थे और भविष्य में फिर से एक हो जाएंगे। जगन्नाथ के इस बयान के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी की दोहरी नीति अपने चरम पर है। एक और रानाघाट के सांसद कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर भारत बांग्लादेश की सीमाएं खत्म हो जाएंगी और दोनों देश फिर एक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी सीमा की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को दोष देते हैं। बीजेपी की चुप्पी ये संकेत देती है कि ये बयान शीर्ष नेतृत्व की सहमति से दिया गया है। जगन्नाथ सरकार का ये बयान उस वक्त पर आया है जब पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव तेज है। बीजेपी इस प्रक्रिया को बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने का तरीका बता रही है, जबकि टीएमसी इसे गुपचुप एनआरसी कह रही है। ऐसे में जगन्नाथ सरकार के बयान ने बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी सांसद बाढ़ लगाने का विरोध कर रहे हैं, जिसका समर्थन केंद्र कर रहा है, जिसे लेकर टीएमसी ने भी सवाल उठा दिए हैं। तो सवाल सीजेआई ने भी केंद्र सरकार पर उठाए हैं। सीजेआई गवई ने कहा है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मेरी बेंच उसके किसी मामले में सुनवाई करे। तो क्या कहा है सीजेआई ने, देखिए रिपोर्ट। सीजेआई बीआर गवई ने एक मामले को लेकर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़ी याचिकाओं को सीजेआई गवई की बेंच के बजाय 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने की मांग करते हुए देर रात अचानक ही अर्जी दाखिल कर दी, जिसके बाद सीजेआई की प्रतिक्रिया सामने आई। बता दें कि सीजेआई गवई की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जो ट्रिब्यूनलों के सदस्यों की सेवा शर्तों को प्रभावित करता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो चुकी थी और अब सरकार को अपनी बात रखनी थी। ऐसे में ठीक अगली सुनवाई से पहले सरकार की तरफ से संविधान पीठ की मांग करने को सीजेआई गवई ने एक रणनीति और अदालत की प्रक्रिया से खिलवाड़ करार दिया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ शब्दों में कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि केंद्र सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी और अदालत के साथ ऐसा खेल खेलेगी। ये चौंकाने वाली बात है कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी होने के बाद सरकार अब 5 जजों की पीठ की मांग कर रही है।
हम इस अर्जी को खारिज करते हैं और ये भी दर्ज करते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा कदम सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि मैं जल्द ही रिटायर होने वाला हूं। उनका ये बयान सीधे तौर पर सरकार के इरादों पर सवाल खड़े करता है और ये संकेत देता है कि सरकार किसी खास जज या बेंच से फैसला नहीं चाहती थी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़े गंभीर सवाल हैं, इसलिए बड़ी पीठ को भेजना चाहिए। लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने अब अटॉर्नी जनरल की दलीलें सुनी और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए टाल दी है। लेकिन इन सब के बीच सीजीआई के इस रुख और सरकार की मंशा पर काफी चर्चा हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार के उस हिस्से की जनता को काफ़ी राहत महसूस हो रही होगी जहां पर 6 नवंबर को चुनाव होना है। वहां पर चुनाव प्रचार अब थम चुका है। वहां पर आए दिन की भाषणबाजी, ऊल जलूल, आरोप प्रत्यारोप और सरकार द्वारा ये बताना कि उसने 20 साल में पिछले बहुत सारे काम किए हैं, ये सुनकर लोगों के कान तो ज़रूर पक गए होंगे। अब देखना यह है कि 14 तारीख को किन किन बातों में सच्चाई थी और लोगों ने किस किस बात पर भरोसा किया, उसका नतीजा तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।